ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा अरस्तु। ये आपके फाइनल ईयर का टॉपिक है। अरस्तु की बात करते हैं। अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक था। कौन सा दार्शनिक? यूनानी दार्शनिक था। इनका जो जन्म है यूनान के मकदूनिया के तट पर एक जगह का नाम है स्टागिरा। इनका जो जन्म है वो मकदूनिया के तट पर एक स्टागिरा नामक एक स्थान है बेटा, वहां पर हुआ। जन्म कब हुआ? 384 ईसा पूर्व। तो अरस्तु का जन्म है वो यूनान के मकदूनिया के तट पर स्टागिरा नामक स्थान पे हुआ। इनका जन्म हुआ 384 ईसा पूर्व में हुआ। ये एक यूनानी दार्शनिक थे। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को एक बहुत बड़ी देन दी है बेटा। अरस्तु एक महान विचारक रहे हैं, महान दार्शनिक रहे हैं। जब इनका जन्म हुआ 384 ईसा पूर्व, उस समय यूनान काफी फल फूल रहा था, काफी अच्छी स्थिति में था। शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी थी उस समय। तो जो इनके पिताजी थे, अरस्तु के पिताजी मकदूनिया के जो राजा हैं, मकदूनिया के क्या राजा, इन राजा के यहां पर राजवेद थे। क्या थे? राजवेद थे। मकदूनिया के राजा के यहां पर राजवेद का कार्य करते थे अरस्तु के पिताजी। दुर्भाग्य से अरस्तु के जो पिताजी हैं वो ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहे और इनके बचपन के समय में अरस्तु का कुछ ही समय व्यतीत हुआ था अपने पिता के साथ कि पिताजी और माताजी दोनों की मृत्यु हो जाती है। और अरस्तु का जो पालन पोषण है, इनका जो पालन पोषण है वो इनके अभिभावक करते हैं, इनके परिवार वाले करते हैं। ये एक कुलीन परिवार में जन्म होता है इनका। तो 17 वर्ष की आयु में, 17 वर्ष की आयु में ये पढ़ने के लिए या शिक्षा प्राप्त करने के लिए, किसके लिए? शिक्षा प्राप्त करने के लिए एथेंस जाते हैं। कहां पे जाते हैं? एथेंस। एथेंस यूनान का एक प्रसिद्ध शहर नगर राज्य है बेटा, एथेंस। क्या है? नगर राज्य यूनान का। आपने प्लेटो के समय इस चीज को पढ़ा है कि जो एथेंस है वहां पर प्लेटो ने एक अकादमी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? अकादमी। एक अकादमी नामक शिक्षण संस्थान खोला था। अकादमी नामक क्या खोला था? एक शिक्षण संस्थान। किसने खोला था? प्लेटो ने खोला था। प्लेटो। ये प्लेटो महोदय के पास जाते हैं और वहां पर अकादमी में जाकर शिक्षा ग्रहण का कार्य करना शुरू करते हैं। अरस्तु प्लेटो के यहाँ पर अकादमी में शिक्षा ग्रहण करते हैं और इतने विद्वान व्यक्ति होते हैं ये कि इनका जो मस्तिष्क है वो इतना जबरदस्त होता है, इतना होशियार होता है, इतने इंटेलिजेंट व्यक्ति होते हैं ये कि इनको अकादमी का मस्तिष्क कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा इनको? अकादमी का मस्तिष्क। अकादमी का मस्तिष्क कहा जाने लगा। आप सोच सकते हो इनकी इंटेलिजेंसी के बारे में। अकादमी का मस्तिष्क कहा जाने लगा। और प्लेटो के प्रिय शिष्य थे। प्लेटो के प्रिय शिष्य थे। प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि अरस्तु के गुरु का क्या नाम है, तो आप क्या नाम बताओगे? प्लेटो। प्लेटो के गुरु का क्या नाम था? सुकरात। और अरस्तु के गुरु का क्या नाम? प्लेटो। कहां पर शिक्षा संस्थान? ये एथेंस जाते हैं। एथेंस में अकादमी नामक
शिक्षण संस्थान में ये क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। कुछ समय बाद प्लेटो की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, प्लेटो की मृत्यु हो जाती है, इंतकाल हो जाते हैं प्लेटो। तो उस समय क्या होता है कि प्लेटो की मृत्यु के बाद अरस्तु सोचता है कि इस अकादमी का जो हेड है, संरक्षक है, वो किसको बनाया जाएगा, अरस्तु को बनाया जाएगा, क्योंकि ये सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति था अकादमी का, सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति था। लेकिन कुछ राजनीतिक कारण या अन्य कारण की वजह से, अगर हम मान सके, इनको उसका संरक्षक और प्रचार्य नहीं बनाया जाता है। इस बात से ये थोड़े दुखी होते हैं और वहां से चले जाते हैं। वहां से जाने के बाद इन्होंने 158 संविधानों का अध्ययन किया। ये घूमते रहे, जगह जगह गए, जगह जगह नगर राज्यों में देशों में इन्होंने भ्रमण किया और 158 संविधानों का अध्ययन किया। कितने संविधानों का अध्ययन किया, 158 संविधानों का अध्ययन किया इन्होंने। अध्ययन की जो पद्धति रही है इनकी, जो अध्ययन की इनकी पद्धति रही है, अध्ययन विधियां रही है, अध्ययन पद्धति या विधि कह सकते हैं, वो कौन सी रही है, आगमनात्मक रही है, आगमनात्मक। आगमनात्मक विधि रही है। और दूसरी इनकी कौन सी विधि रही है, तुलनात्मक। इन विधियों से इन्होंने अध्ययन किया। आगमनात्मक, जहां पर उदाहरण पहले दिए जाते हैं और नियम बाद में प्रतिपादन किया जाता है, उस पद्धति को हम कहते हैं आगमनात्मक। उस विधि को क्या कहते हैं, हम आगमनात्मक कहते हैं, जहां पर उदाहरण पहले दिए जाते हैं और नियम बाद में बनाए जाते हैं। ये विशेष से सरल की ओर चलती है। समझ में आया। तुलनात्मक, जहां किसी दो चीजों के मध्य में तुलनात्मक रूप से, कंपैरिजन के रूप में अध्ययन किया जाता है, वह पद्धति कहलाती है तुलनात्मक। तो इन्होंने आगमनात्मक, तुलनात्मक, विश्लेषणात्मक, कौन सी, विश्लेषणात्मक पद्धति के द्वारा अध्ययन कार्य किया, संविधानों का अध्ययन किया। इन्होंने मकदूनिया के जो शासक है उनके यहां भी इन्होंने कार्य किया, और जो मकदूनिया के राजकुमार, पूछा जाता है ये प्रश्न, मकदूनिया के राजकुमार सिकंदर, सिकंदर को भी इन्होंने क्या प्रदान की, शिक्षा प्रदान की। और जिस समय ये मकदूनिया के राजकुमार सिकंदर को शिक्षा प्रदान कर रहे थे, उस समय इनकी स्थिति काफी अच्छी थी। खूब तो पैसा मिलता था, खूब इनका बोलबाला था, तो ये काफी प्रसिद्ध व्यक्ति थे उस समय मकदूनिया के। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं, बहुत सारी बुक्स लिखी है, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बुक्स है वो है द पॉलिटिक्स। कौन सी, द पॉलिटिक्स। दूसरी द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरी बुक का क्या नाम है इनकी का, द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम तीसरी बुक की बात करें, बहुत सारी बुक्स है, हम सॉल की बात करते हैं, पोइटिक्स, एनिमल ऑफ हिस्ट्री ऑफ एनिमल, सॉरी, हिस्ट्री ऑफ एनिमल। इस तरह बहुत सारी किताब लिखी इन्होंने, बहुत सारी बुक लिखी, लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है द पॉलिटिक्स और द कॉन्स्टिट्यूशन।
द पॉलिटिक्स इनकी सबसे फेमस कृति है, सबसे प्रसिद्ध कृति है। सबसे प्रसिद्ध कृति कौन सी है? द पॉलिटिक्स है। इसमें इन्होंने संविधानों के बारे में लिखा, शिक्षा व्यवस्था के बारे में बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी। हम उनका अध्ययन आगे करेंगे। अब हम देखते हैं जो पॉलिटिक्स है वो 8 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 8 भागों में। यह प्रश्न पूछा जाता है कि जो पॉलिटिक्स है वो 8 भागों में विभाजित है। कितने भागों में है? 8 भागों के अंदर ये पॉलिटिक्स विभाजित है, ध्यान रखना। अब हम देखते हैं कि इन्होंने 158 संविधानों का अध्ययन किया, बुक्स लिखी, सिकंदर को इन्होंने शिक्षा प्रदान की, प्लेटो, महान प्लेटो के ये क्या रहे हैं? शिष्य रहे हैं। और इन्होंने एक सबसे बड़ी बात, इन्होंने भी अपने गुरु की तरह, इन्होंने भी अपने गुरु की तरह एक शिक्षण संस्थान खोला था। क्या खोला था? शिक्षण संस्थान। एक शिक्षण संस्थान की स्थापना की। इन्होंने भी एक शिक्षण संस्थान की स्थापना की जिसका नाम है लीसियम। क्या है? लीसियम। प्लेटो के द्वारा क्या खोली गई थी? अकादमी, और इसके द्वारा लीसियम। बहुत सी बुक्स में लाइसियम भी लिखा मिलेगा आपको, लाइसियम। कंफ्यूज मत रहना, बहुत सी बुक्स में लाइसियम भी आपको लिखा मिलेगा। तो एक शिक्षण संस्थान की इन्होंने स्थापना की, वो है लाइसियम या लीसियम। अब इन्होंने बहुत सारी बात लिखी है, बहुत सारी बात राजनीति विज्ञान को दी है। राजनीति विज्ञान के लिए एक महान देन साबित हुए हैं अरस्तु। अब इनको क्या कहा जाता है? राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजनीति विज्ञान का जनक, विज्ञान का जनक। ऐसे क्या कारण थे कि इन्हें राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है? इनसे पहले तो प्लेटो भी आए थे, उन्हें क्यों नहीं कहा जाता? हम अरस्तु को ही राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहते हैं? प्रश्न चिन्ह क्यों लगाते हैं कि इसे राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है? क्या कारण है? उसका प्रमुख कारण अगर आपसे पूछा जाए कि अरस्तु को हम राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, तो हमारा आंसर होगा, हमारा जवाब होगा कि अरस्तु ने सर्वप्रथम, क्या? सर्वप्रथम राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान कहा है। क्या कहा है? सर्वप्रथम राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान कहा है। स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिलाया सर्वप्रथम किसने? अरस्तु ने। और 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया। यह राजनीति विज्ञान के लिए एक महान देन साबित हुए। इसी कारण राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। क्या कारण है अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहने का? अरस्तु ने सर्वप्रथम राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिलाया। पहले हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन दूसरे विज्ञानों के संदर्भ में करते थे, अब राजनीति विज्ञान स्वतंत्र रूप से हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने लगे। इनको एक अलग अध्ययन का वो बताया, एक अलग अध्ययन किया जाने लगा राजनीति विज्ञान का, इसको स्वतंत्र किया जाने लगा, स्वतंत्र विज्ञान माना जाने लगा। इसलिए राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को हम राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं। अब हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं। जो हमको आज पढ़ना है वो है अरस्तु का सिद्धांत। इसने बहुत सारे सिद्धांत दिए, लेकिन आज का जो हम सिद्धांत पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संविधानों का वर्गीकरण। संविधानों का वर्गीकरण। मजा आ गया पढ़ने के? मजा आएगा? बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा।
गौर से देखते रहिए संविधान का वर्गीकरण, अर्थात इसने संविधानों को किन आधारों पर डिवाइड किया है, किस तरह इसका वर्गीकरण किया है, एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। किसने? अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण किया। कितने संविधानों का अध्ययन किया इन्होंने? 158 संविधानों का अध्ययन करने के बाद इन्होंने एक संविधान का वर्गीकरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। वो किसमें किया है? पॉलिटिक्स नामक बुक्स में। किसमें? पॉलिटिक्स। हमने देखी ना द पॉलिटिक्स, उस बुक्स के अंदर इन्होंने क्या किया है? संविधानों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। संविधानों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है द पॉलिटिक्स में। अब किस तरह किया है हम देखते हैं। वो संविधानों का वर्गीकरण की एक परिभाषा देते हैं कि संविधानों का वर्गीकरण किसे कहते हैं, उसकी एक परिभाषा देते हैं। तो हम परिभाषा लिखते हैं, संविधान ये एक बहुत अच्छी परिभाषा देते हैं संविधान की, कि संविधान कहते हैं किसे है, इसकी परिभाषा देते हैं। तो संविधान राज्य के पदों की, संविधान क्या है? राज्य के पदों की वह व्यवस्था है जिसमें यह है, संविधान राज्य के पदों की वह व्यवस्था है जिसमें यह निश्चित होता है, जिसमें यह निश्चित होता है कि सर्वोच्चता का निवास किसमें है। बड़ी अच्छी बात कही है इसने। क्या कहा है कि संविधान राज्य के पदों की वह व्यवस्था है। संविधान क्या है? राज्य के पदों की वह व्यवस्था है जिसमें यह निश्चित होता है, या जिससे यह निश्चित होता है कि वह सर्वोच्चता किसमें निवास करती है, अर्थात राज्य का सर्वोच्च व्यक्ति या सर्वोच्चता राज्य में किसमें है। राज्य के अंदर सर्वोच्च कौन है, यह कौन डिसाइड करता है? संविधान। सर्वोच्च कौन है, ये कौन बताता है? संविधान। तो संविधान क्या है? एक व्यवस्था का नाम है। यहाँ पर अपने तरह नियम कायदे नहीं बताए कि हम संविधान किसे कहते हैं। एक नियम कायदों की जो प्रतिलिपियां होती है, एक बुक्स होती है हमारे यहाँ पर संविधान की, उसे जिसका हमने संविधान निर्माण हुआ है, हमारे यहाँ पर कानूनों का निर्माण हुआ है और वो पुस्तक के अंदर लिपिबद्ध किए गए हैं, उसे कहते हैं संविधान हमारे यहाँ पर वर्तमान समय में। लेकिन ये संविधान अरस्तु किसे बताता है? अरस्तु संविधान बताता है राज्यों के पदों की व्यवस्था को, कि राज्य के पदों की वह व्यवस्था जिससे हमको ये पता चलता है कि कौन सा पद सर्वोच्च है, कौन राज्य के अंदर सर्वोच्च है, वही क्या है? संविधान है। वही क्या है? संविधान है। वो संविधान का आधार इस तरह बताता है। वह संविधान को दो आधारों पर, कितने आधारों पर? दो आधारों पर। ये दो आधार रखता है संविधान के वर्गीकरण के। संविधान के वर्गीकरण के दो आधार, संविधान के वर्गीकरण के आधार, ये दो आधार बताता है संविधान के वर्गीकरण का। जो पहला आधार है वो है सर्वोच्चता का निवास। को देखने के लिए सर्वोच्चता का निवास किसमें है, इस चीज को देखने के लिए वो दो आधार बनाता है कि हम संविधान का वर्गीकरण दो आधारों पर कर सकते हैं। एक तो संख्या, क्या है? संख्या, और एक है उद्देश्य। क्या है? उद्देश्य। एक तो संख्या और दूसरा क्या है? उद्देश्य। ये संविधान का जो वर्गीकरण का आधार है वो संख्या और उद्देश्य के आधार पर बताता है। अब किस तरह बताता है देखिए, अगर एक व्यक्ति का शासन है, कितने का? एक व्यक्ति का। कितने व्यक्ति का शासन है? एक व्यक्ति का शासन है, या एक व्यक्ति में सर्वोच्चता है। एक व्यक्ति की क्या है? सर्वोच्चता है।
एक व्यक्ति की क्या है, सर्वोच्चता है, एक व्यक्ति सर्वोच्च है, तो वह शासन कौन सा होगा, कौन सा होगा? शासन का नाम यहां लिखते हैं हम, शासन का नाम या संविधान का नाम, इसने इसको संविधान कहा है तो थोड़ा हम संविधान का ही नाम लिखते हैं यहां पर, संविधान। तो कौन सा संविधान होगा वहां पर? राजतंत्र होगा। कौन सा होगा? राजतंत्र। और उसका उद्देश्य होगा जनहित, जनता का हित। देखिए, अगर एक व्यक्ति में सर्वोच्चता है और उद्देश्य उसका जनता का हित है तो वह संविधान कौन सा होगा? राजतंत्र होगा। कौन कहता है? अरस्तु कहता है। संख्या कितने व्यक्ति शासन कर रहे हैं? एक व्यक्ति। सर्वोच्चता कितने व्यक्ति में है? एक व्यक्ति में। उद्देश्य क्या है? जनता का हित। अब देखिए, जब यह एक व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है या इसके आने वाली संतति क्या हो जाती है? भ्रष्ट हो जाती है, तो उसका उद्देश्य बदल जाता है। क्या बदल जाता है? उद्देश्य बदल जाता है, और जनता का हित उद्देश्य नहीं रहता। जनता का हित उद्देश्य नहीं रहता। संख्या तो एक ही व्यक्ति, शासन कौन करता है? एक व्यक्ति। सर्वोच्चता कितने व्यक्ति में होती है? एक व्यक्ति में होती है, सिंगल व्यक्ति में होती है, लेकिन उद्देश्य बदल गया। यहां पर उद्देश्य क्या हो गया? जनता का हित नहीं हुआ, खुद का हित हो गया। यह खुद का हित सोचने लगा, धन लोलुप हो गया, जनता का खून चूसने लगा ये व्यक्ति, तो वहां पर संविधान राजतंत्र की जगह बदलकर कौन सा हो गया? निरंकुश तंत्र हो जाता है। कौन सा तंत्र हो जाता है? निरंकुश तंत्र। इसका रूप विकृत हो जाता है, इसे हम कहते हैं विकृत रूप। क्या कहते हैं? विकृत रूप। क्या कहते हैं? विकृत रूप। रूप क्या हो गया? विकृत हो गया। संख्या तो एक ही है, संख्या तो एक ही व्यक्ति की सर्वोच्चता है, यहां भी एक ही व्यक्ति की सर्वोच्चता है, लेकिन यहां पर जनता का हित है उद्देश्य, और यहां पर उद्देश्य क्या है? जनता का हित नहीं है। ये क्रॉस का निशान का मतलब जनता का हित नहीं है। तो संविधान बदल गया, राजतंत्र की जगह क्या हो गया? निरंकुश तंत्र हो गया। क्या हो गया? निरंकुश तंत्र हो जाता है। अब देखिए, अगर संख्या के आधार पर कुछ व्यक्तियों का शासन है, कुछ व्यक्तियों का शासन है, थोड़े से लोग शासन कर रहे हैं, और उद्देश्य वही जनता का हित है। क्या है? जनता का हित उद्देश्य है। कुछ लोगों का शासन है, लेकिन उद्देश्य क्या है? जनता का हित है। तो यह संविधान क्या कहलाएगा? कुलीन तंत्र। क्या कहलाएगा? कुलीन तंत्र। आया समझ में? जहां एक व्यक्ति का शासन वहां राजतंत्र। अब वो व्यक्ति क्या हो गया? बिगड़ गया, या उसकी आने वाली संतति बिगड़ गई, उत्तराधिकारी बिगड़ गया, और उसने जनता के हित को छोड़ दिया, तो एक व्यक्ति की रहेगी सर्वोच्चता तो, लेकिन शासन तंत्र बदल गया, राजतंत्र की जगह क्या हो गया? निरंकुश तंत्र हो गया। अब जहां कुछ व्यक्तियों का शासन होता है, सर्वोच्चता किसमें निवास करती है? कुछ व्यक्तियों में। सर्वोच्चता किसमें निवास करती है? कुछ व्यक्तियों में सर्वोच्चता निवास करती है, और जनता के हित के लिए ये काम करते हैं, तो वहां संविधान कैसा होगा? कुलीन तंत्र होगा। कैसा संविधान होगा? वहां पर कुलीन तंत्र होगा। अब देखिए, अगर ये कुछ व्यक्ति भी क्या हो जाएं? भ्रष्ट हो जाएं, धन लोलुप हो जाएं, और इनका उद्देश्य भी क्या हो जाए? जनता का हित नहीं रहे, इनके उद्देश्य भी बदल जाए, इनका उद्देश्य जनता का खून चूसना हो जाए, तो ये उद्देश्य बदलते ही हम देखेंगे कि जो ये कुलीन तंत्र है ये भी बदल जाएगा। अब ये क्या कहलाएगा? धनिक तंत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? धनिक तंत्र। कुलीन तंत्र की जगह क्या हो गया? धनिक तंत्र हो गया। अब देखिए, व्यक्ति संख्या तो कुछ ही व्यक्ति रही है, संख्या वही रहेगी, कुछ व्यक्तियों का शासन या सर्वोच्चता, लेकिन उद्देश्य बदलते ही क्या हो गया? उद्देश्य बदलते ही संविधान बदल गया, धनिक तंत्र हो गया। यहां तक समझ में आ गया? एक बार मैं आपको फिर रिवाइज कर देता हूं। राजतंत्र एक व्यक्ति का शासन, जनता का हित इसका उद्देश्य होता है। अगर जनता के हित को ये छोड़ देता है और एक ही व्यक्ति का शासन रहता है, तो राजतंत्र किसमें बदल जाता है? निरंकुश तंत्र में बदल जाता है। दूसरी अगर हम बात करें, कुछ ही व्यक्तियों का में सर्वोच्चता होती है, कुछ व्यक्तियों का शासन होता है और उसका उद्देश्य होता है जनता का हित करना,
तो वह संविधान क्या कहलाता है? कुलीन तंत्र कहलाता है, कुलीन तंत्र कहलाता है। अब इसके बाद धनिक तंत्र की बारी आती है। शासन तो वही कुछ ही व्यक्तियों का शासन होता है, कुछ ही व्यक्तियों का शासन होता है, लेकिन अगर इसका उद्देश्य बदल जाता है तो वह धनिक तंत्र हो जाता है। इस तरह हमने 2 संविधान देखे। तीसरे संविधान की बात करें, देखिए अगर संख्या के आधार पर सभी व्यक्ति शासन करते हैं, सभी व्यक्ति क्या करते हैं? शासन करते हैं। ये सभी व्यक्तियों में शासन या जनता की सर्वोच्चता, एक ही बात है, जनता की, सभी व्यक्ति अर्थात जनता, जनता की सर्वोच्चता। संख्या कितनी हो गई? पूरी जनता हो गई। और उद्देश्य क्या है? जनता का हित, जनता का हित, कल्याण इसका उद्देश्य है। तो यह संविधान कहलाता है लोकतंत्र। क्या कहलाता है? लोकतंत्र या प्रजातंत्र हम इसे कह सकते हैं। लेकिन अगर इनका उद्देश्य चेंज हो जाए, अगर उद्देश्य वापिस बिगड़ जाए और अगर जो शासन करने वाले व्यक्ति है, जो ये लोग जनता निर्वाचित करती है जिन लोगों को, वो भ्रष्ट हो जाए और उनका उद्देश्य बदल जाए और जनता खुद भ्रष्ट होने लगे और ऐसे लोगों का चुनाव करने लगे जो भ्रष्ट हो, तो ये हित क्या होगा? जनता का हित नहीं रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये संविधान भी बदल जाएगा और लोकतंत्र की जगह कौन सा आ जाएगा? भीड़ तंत्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भीड़ तंत्र आ जाएगा। लोकतंत्र की जगह भीड़ तंत्र आ जाएगा और संख्या तो यही रहेगी और जनता का ये क्या नाम है? उद्देश्य बदल जाएगा। इस तरह संविधान का ये वर्गीकरण प्रस्तुत करता है। अब ये संविधान का वर्गीकरण जब प्रस्तुत करता है, इसके बाद एक संविधान की चक्रीय व्यवस्था बताता है। संविधान की क्या बताता है? चक्रीय व्यवस्था। संविधान की चक्रीय व्यवस्था, जो संविधान की जो चक्रीय व्यवस्था है, इसके अंदर वो संविधान को कहता है कि एक संविधान अगर राजतंत्र खत्म होता है तो उसके बाद कौन सा तंत्र आता है, इस तरह पूरा एक चक्र बताता है। और ये चक्र हम आने वाली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। आने वाली क्लास में हम देखेंगे संविधान की चक्रीय व्यवस्था, ये वर्गीकरण कैसे करता है और चक्रीय व्यवस्था किस तरह बताता है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको आने वाली क्लास में मिलेगा। जब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस